हाय एवरीवन, सो वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा स्टूडेंट्स। तो पंजाब सक्सेस मंत्रा की यूट्यूब चैनल पे मैं जतिन आप सभी का वेलकम करता हूं। राइट, और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पी स्टैट का जो एग्जाम है 12 तारीख को। राइट, आपको पता है कि पी स्टैट का जो पेपर है जी 12 तारीख ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੇਪਰ 2 ਚ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਪੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਪੋਇਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। एक इत्थे पैसेज दिता है जब भी आपां रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की गल करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, जब भी आपां रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की गल करते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन वर्ड कितों बने? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। हुण ये जिहड़ा वर्ड है कॉम्प्रीहेंशन, ये एक शब्द हुंदा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंड करना। ਹੁਣ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ठीक है, ताही तुहाडी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकती है। मतलब अंडरस्टैंडिंग नू बिल्ड करन दा एक ही मेथड है, थ्रू रीडिंग वी कैन एनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग लेवल। राइट, होर कोई तरीका नहीं है। ये कोई तुहाडा टीचर नहीं बना के दोगा तुहाडी अंडरस्टैंडिंग, ये सैल्फ हुंदी है, सैल्फ ही बिल्ड की जाती है। राइट, तो हुण आपां एक पैसेज इत्थे डिस्कस करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हुण कुछ टीचर इदां बोलदे कि पहले पैराग्राफ नू पढ़ो, पैसेज नू पढ़ो। कुछ टीचर तुसीं सुने होना इदा भी बोलते कि पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए फिर सानू जो है पैसेज नू रीडिंग देनी चाहिए। ठीक है, जे आपां गल करिए, ठीक है, जो हुण इत्थे की मैथड सब तो वधिया हो सकदा है कि सानू पैराग्राफ पढ़ना चाहिए ਤਾਂ ਫਿਰ क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਦੀ अप्रोच लेके चलना चाहिए, या मतलब सानू पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए फिर सानू पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। ठीक है, तुसीं भी मतलब इस कॉन्सैप्ट च बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज होता है कि करा पहले। तो स्टूडेंट्स इहदा जिहड़ा राइट आंसर है वो मेरे हिसाब नाल मैनूं ये लगता है कि ये दोनों ही काम करने पैंदे एक्चुअली। कुछ इदां दे क्वेश्चंस हुंदे हैं जिहदा आंसर तुसीं बिना पैराग्राफ नूं पढ़ के नहीं दे सकते। जिद्दां आपां गल करिए टाइटल वाला क्वेश्चन आ गया, सपोज पेपर च पूछा कि इस पैराग्राफ का टाइटल की है, थीम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। राइट, तो हम टाइटल तो तुसीं तां ही दस पाओगे जब तुसीं पूरे पैराग्राफ नूं पढ़ोगे। टाइटल वाला क्वेश्चन कदे तुसीं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के उहदा आंसर नहीं दे सकते। ठीक है ना। फिर जिद्दां टोन वाले क्वेश्चंस आते हैं, टोन वाले क्वेश्चंस नूं भी तुहानूं पूरा पैराग्राफ पढ़ना पैना। फिर उत्थे ऑथर दा सेंटीमेंट्स की चलदा पिया है, की ऑथर दी फीलिंग्स है, उहदी टोन किद्दां चलदी पई है पैराग्राफ दी। बहुत सारी बड़ियां टोन्स होंदी है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन च। राइट, तो टोन वाला क्वेश्चन तुसीं कदे भी क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं दे सकते। थीम वाले क्वेश्चन तुसीं क्वेश्चन पढ़ के कदे आंसर नहीं दे सकते। हाँ, कुछ सवाल इदां दे हुंदे है जिथे तुसी क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, जिदा कि वोकैबुलरी दे क्वेश्चन आ गए। हुण जिदा कोई मान लो वर्ड है इत्थे, ठीक है, इस पैराग्राफ का चलो कोई वर्ड दिता नहीं है, जे मान लो इत्थे कोई वर्ड है उहदा सिमिलर पूछा तुहाडे तो, ठीक है, सिमिलर वर्ड देना तुसी या ऑपोजिट वर्ड देना है, तो तुसी वो बोल्ड किता हुंदा पैराग्राफ च वर्ड, तो तुसी उस एक दो लाइनां उत्थे पढ़ के उस वर्ड दा जिहड़ा लिटरल डिक्शनरी मीनिंग है स्टूडेंट्स वो कदे नहीं देना हुंदा। एक गल दा ध्यान रखियो कि वोकैबुलरी च जद भी तुहानूं सिमिलर वर्ड या ऑपोजिट वर्ड पूछदा पिया कॉम्प्रीहेंशन च, तो उहदा जिहड़ा लिटरल मीनिंग हुंदा वो नहीं देना पैंदा। ठीक है, बट बल्कि वो उस लाइन च की मतलब दिंदा पिया, अकॉर्डिंगली हाउ दैट पर्टिकुलर वर्ड इज यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर लाइन, अकॉर्डिंगली आपको उसका सिमिलर और ऑपोजिट देना पड़ता है। ठीक है जी, तो इस पैराग्राफ नूं जे आपां देखिए तो एक बार पैसेज नूं पढ़ लीए। कहंदा इन मे 1966 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑथोराइज्ड to initiate a global campaign to eradicate smallpox. The goal was to eradicate the disease in 1 decade. Decade तो पता है जी, decade होता है 10 साल का। Because similar projects for malaria and yellow fever had failed, few believed that smallpox could actually be eradicated. But 11 years after the initial organization of the campaign, no cases were found. No cases were reported in the field. The strategy was not only to provide mass vaccination but also to isolate patients with active smallpox in order to contain the spread of the disease and to break the human transmission। जिद्दां तुसीं देखिया होना कि कोरोना जिद्दां फैलिया तो मतलब जिस कोई एक पेशेंट मिल जाता सी तो उन्होंने अड कर देंदे सीगे, वही इत्थे भी बोल रहा है कि उन्होंने आइसोलेट करके
ताकि मतलब जिहड़ी चेन है उन्होंने ब्रेक किया जा सके, राइट। इहदे बारे गल करदा पिया इत्थे कि 1996 च WHO ने की किया, एक इनिशिएट किया, शुरुआत की ग्लोबल कैंपेन दी किनू इरेडिकेट हुंदा किसी चीज नू जड़ तो उखाड़ फेंकना, ठीक है, स्मॉल पॉक्स नू मतलब रिमूव करने वास्ते एक कैंपेन स्टार्ट किया WHO ने। अगे कहंदा इसका जो मेन गोल सीगा वो सीगा कि ये जड़ तो आपां ये बीमारी खत्म कर देनी है एक दशक च, मतलब 10 साल च, अगला जो डिकेड है साडा डिकेड हुंदा पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स च साडा ये मतलब पूरा खत्म हो जाए। अगे कहंदा फिर इत्थे कंपैरिजन करदा पिया ऑथर, बिकॉज सिमिलर प्रोजेक्ट्स फॉर मलेरिया एंड येलो फीवर हैड फेल्ड, कुछ होर भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने पहले स्टार्ट किए होने वो फेल हो गए सीगे। फ्यू बिलीव्ड, फ्यू मतलब डिटरमिनर लगा रहे हैं, ऑलमोस्ट 0 पीपल ये बिलीव करते हैं दैट स्मॉल पॉक्स कुड actually be eradicated but 11 years after the initial organization of the campaign, मतलब फिर 11 साल बाद की होया कोई भी केस मतलब रिपोर्ट नहीं किया गया, राइट। आगे कहंदा इस पर्टिकुलर फील्ड च द स्ट्रेटजी उन्होंने केड़ी स्ट्रेटजी रणनीति की अपनाई, वाज नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन, मतलब जब ये बीमारी फैली सीगी तो उन्होंने सिर्फ मास वैक्सीनेशन ही नहीं किया बल्कि उन्होंने की किया उन्होंने पेशेंट्स नु आइसोलेट भी किया विद एक्टिव स्मॉल पॉक्स इन ऑर्डर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, ताकि मतलब वो जो चेन है उन्होंने तोड़ा जा सके और उधर जो स्प्रेड है वो ज्यादा बीमारी फैल ना सके, राइट जी। तो आगे देखिए थोड़ा जो हो रहा आगे कहता रिवॉर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग स्मॉल पॉक्स असिस्टेड इन मोटिवेटिंग द पब्लिक टू एड हेल्थ वर्कर्स वन बाय वन, ईच स्मॉल पॉक्स विक्टिम वाज सॉट आउट, removed from contact with others and treated. At the same time, the entire village where the victim had lived was vaccinated. Today, smallpox is no longer a threat to humanity. Routine vaccinations have been stopped worldwide. ठीक है, तो मतलब उन्होंने वो सैपरेट तो पेशेंट्स कितने कितने हैं बट उहदे नाल उन्होंने रिवॉर्ड्स भी रखे, रिवॉर्ड्स हुंदा मतलब इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसे दी फॉर्म च, मतलब उन्होंने रिवॉर्ड्स भी किते कि जेडे दसूंगे स्मॉल पॉक्स दे पेशेंट कितने है, ठीक है, तो उन्होंने मतलब मोटिवेट किया जा सके पब्लिक दे द्वारा, ठीक है, ताकि उन्होंने सपोर्ट की जा सके हेल्थ वर्कर्स दी वन बाय वन। ईच स्मॉल पॉक्स विक्टिम वाज सॉर्ट आउट, मतलब किथे किथे विक्टिम सीगे केड़े केड़े उत्थे शिकार हो इस बीमारी दे वो सारे मतलब लब्बे गए, तो उन्होंने मतलब कॉन्टैक्ट तो दूजे दे कॉन्टैक्ट तो अड करता गया, तो उन्होंने वधिया ट्रीटमेंट की गई। फिर की होया एट द सेम टाइम द एंटायर विलेज वेयर द विक्टिम हैड लिव्ड वाज वैक्सीनेटेड, मान लो किसी पिंड च मान लो कोई एक पेशेंट मिल गया तो पूरे विलेज नू ही फिर उत्थे पूरे पिंड नू मतलब की करदे सीगे वैक्सीनेट करदे सीगे। टुडे अज कहंदा कि टुडे स्मॉल पॉक्स इज नो लॉन्गर अ थ्रेट, इहदा जेड़ा इन्फ्रेंस निकलिया वो ये लिख लिया, मतलब जेड़ा कैंपेन चलाया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उदा ये इन्फ्रेंस निकलदा पिया कि अज दी डेट च स्मॉल पॉक्स जो है कोई भी थ्रेट, कोई भी ये थ्रेट नहीं है, चेतावनी नहीं है मानवता लई। तो कहंदा रूटीन वैक्सीनेशंस हैव बीन स्टॉप्ड वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हुण जब कोई मरीज ही नहीं बचा तो फिर जेड़ा वैक्सीनेशंस दा जेड़ा क्राइटेरिया सीगा वो भी स्टॉप करते गया। तो आप एक पैराग्राफ तो थोड़ा जिहा जीस्ट कढ लिया कि हाँ WHO ने एक कैंपेन चलाया। हुण ये है तुहाडे सामने पहला सवाल, कहंदा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज। हुण सपोज जे तुसीं इस क्वेश्चन नूं पैरा ना पढ़िया हुंदा, हुण सपोज तुसीं जे पहला ये क्वेश्चन पढ़िया हुंदा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज, तो तुसीं नहीं दे सकते। ये टाइटल वाले ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਹੁੰਦੇ स्टूडेंट ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲੇ ਪੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈजेशन ये टाइटल है द बेस्ट नहीं जी, वर्ल्ड WHO ने तो वो चलाया सीगा कैंपेन, तो ये थोड़ी दा टाइटल बनेगा। द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स ये हो सकता है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन देना ये टाइटल हो सकता है ना जी। इन्फेक्शियस डिजीजेस ना जी, राइट आंसर बने द बी। ठीक है, मतलब जेड़ा कैंपेन चलाया सीगा वो किदे वास्ते चलाया, द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स दी जेड़ी बीमारी है उन्हों जड़ तो उखाड़ फेंकना, मतलब उन्हों रिमूव कर देना, उदे वास्ते कैंपेन सीगा। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा इत्थे बी। चलो अगले क्वेश्चन ते, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहंदा व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, मतलब स्मॉल पॉक्स दा जेड़ा मेन उन्हां दा उद्देश्य सीगा वो की सीगा, मेन गोल की सीगा। पहला कहंदा टू डिक्रीज द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड, ये गोल सीगा। टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर्स, ये सीगा। टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड, तीजा सीगा। या टू इनिशिएट वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स फॉर स्मॉल पॉक्स, मलेरिया एंड येलो फीवर एट द सेम टाइम। तो इत्थे पैराग्राफ जे तुसी थोड़ा जे
देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो। देखो इत्थे लिखा द गोल वाज टू इरेडिकेट द डिजीज इन 1 डिकेड, इन 1 डिकेड मतलब 10 साल च, अगली 10 साल च मतलब ये जो है कदे फैले ही ना। ये मेन गोल सीगा कि इन्हों आपां इरेडिकेट कर देना, जड़ तो काट फेंकना है। ठीक है जी, तो इधर जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा साडा इत्थे आंसर नंबर बी, टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर्स मतलब अगले 10 साल च आपां इहनूं खत्म कर देना। अगले क्वेश्चन ते चलो। तीजा कहंदा अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्ट्रेटजी यूज्ड टू, ये एक्चुअली इत्थे मिस्टेक है, यूज्ड टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स मतलब पैराग्राफ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਨੂੰ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੜ ਤੋਂ ਕਾਟ ਫੇंके। वैक्सीनेशन ऑफ द एंटायर विलेज भाई ये भी किया उन्होंने। ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल विक्टिम ये भी पैराग्राफ से रेफरेंस है। आइसोलेशन ऑफ विक्टिम एंड मास वैक्सीनेशन ये भी सीगा। ते एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग ऑफ आउटब्रेक्स ये तो नहीं है डी वाला। ये तीन इन्फॉर्मेशन है। हुण जे आपां इन्फॉर्मेशन के हिसाब नाल चलीए तो बिल्कुल सही है। वैक्सीनेशन भी पिंड दी की उन्होंने, ठीक है, इंडिविजुअल विक्टिम दी उन्होंने ट्रीटमेंट भी की। बट स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखियो आप वो आंसर चुकना है जिदे च सारे कीवर्ड साडे फिट बैठते हो। तो जे आप इदा बोलीए वैक्सीनेशन ऑफ द एंटायर विलेज तो फिर ये आइसोलेशन भी तो किया ना उन्होंने, तो आंसर इत्थे सी बनेगा। ज्यादा इत्थे एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा साडा सी, क्योंकि इहदे च सारे ही कीवर्ड्स आंदे पे हैं। आइसोलेट भी किया उन्होंने विक्टिम्स नूं ते मास वैक्सीनेशन भी किया। इत्थे पूरी इन्फॉर्मेशन कवर नहीं हुंदी पई है। ठीक है जी, ताही आंसर सी है। चौथे ते देखियो कहंदा 11 ईयर्स आफ्टर द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैंपेन मतलब 11 साल तो बाद इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन जेड़ा स्टार्ट होया है कैंपेन तो की होया फिर स्मॉल पॉक्स वाज नो लॉन्गर अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, नो केसेस वर रिपोर्टेड इन द फील्ड, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स चेंज द स्ट्रेटजी, मोर नंबर ऑफ पीपल हैड बीन विक्टिमाइज्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो सी ते डी तो नहीं है। ठीक है, 11 ईयर्स की गल उन्होंने पैराग्राफ से तुसी थोड़ा जिहा याद रहा हो तुहानूं तो तुसी देख सकते हो। ठीक है, इत्थे तुसी देख सकते हो आगे कहंदा रिवॉर्ड्स ये तो हो गया। ठीक है जी, तो ये जिहड़ी लाइन है ये कित्थे लिखिया इन्होंने, ये लिखा है देखो इत्थे, बट 11 ईयर्स आफ्टर द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैंपेन नो केसेस वर रिपोर्टेड इन द फील्ड। ये आंसर है उत्थे मतलब 11 साल तो बाद रिजल्ट क्या आया, की रिजल्ट आया भाई, रिजल्ट ये आया कि कोई केस ही नहीं लभ्या। तब बी आंसर है इत्थे। इत्थे ए ना करियो स्मॉल पॉक्स वाज नो लॉन्गर अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। क्वेश्चन के हिसाब नाल आंसर जाना चाहिए। राइट आंसर बनेगा साडा बी मतलब 11 साल तो बाद की होया, रिजल्ट क्या है कि नो केसेस वर फाउंड इन द फील्ड, उस फील्ड च कोई भी केस नहीं लभ्या गया। ठीक है जी, पंजवां कहंदा इट कैन बी इनफर्ड दैट, इनफर्ड मतलब हुंदा इनफरेंस स्टूडेंट, इनफरेंस हुंदा बेसिकली कंक्लूजन। कंक्लूजन और इनफरेंस च थोड़ा जिहा फर्क हुंदा है। कंक्लूजन सानू डायरेक्टली मैंशन होता है, कंक्लूजन पैसेज पैराग्राफ च डायरेक्टली गिवन होता है। ठीक है, बल्कि जिहड़ा इनफरेंस होंदा वो इनडायरैक्ट वे च लभना पैंदा सानू, इनडायरैक्ट वे च सानू इनफरेंस नू लभना पैंदा जबकि कंक्लूजन डायरेक्टली मैंशन होंदा है। तो की होया, नो न्यू केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स हैव बीन रिपोर्टेड दिस ईयर, मलेरिया एंड येलो फीवर हैव बीन एलिमिनेट। गलत है जी, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो कोई सिमिलर प्रोजेक्ट सीगे जिहड़े फेल हो गए सीगे, इहदी तो गल ही नहीं हो रही। स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स नो लॉन्गर डाई, ये भी बिल्कुल इरेलीवेंट है। स्मॉल पॉक्स इज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। राइट आंसर है साडा ए, क्योंकि ये पैराग्राफ च एंड च लिखा है कि जड़ा रूटीन वैक्सीनेशन सीगी, मास वैक्सीनेशन वर्ल्ड वाइड वो भी स्टॉप हो गई सीगी। ठीक है, तो कोई भी केस जब मिल ही नहीं रहे तो फिर वैक्सीनेशन भी उन्होंने बंद कर दी। राइट, तो राइट आंसर इत्थे बनेगा जी नो न्यू केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स हैव बीन रिपोर्टेड दिस ईयर। तो देखो पैराग्राफ जो तुहानू वधिया चज नाल समझ आएगा जे तुहाडी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी है, राइट, तो तुसीं ईजिली मतलब क्वेश्चंस नू अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन मेन पार्ट है पी स्टैट च। ठीक है, एक पैडागोजी अड कर दो तुसीं 15 नंबर दी। ठीक है, तो 15 नंबर का तुसीं जो है अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अड ही नंबर होंगे हैं जी। ठीक है, एक पोइट्री वाला पैसेज भी आंदा, ये जनरल पैराग्राफ तुहानू कराता। आगे देखो अगला साडा कॉन्सैप्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच। जे आपां पिछले पी स्टैट दे पेपर दी गल करिए, राइट, जिहड़ा पिछला पेपर होया सी उहदे च 1 ते 2 नंबर दे तुहानू फिगर्स ऑफ स्पीच आंदे हैं जी। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत होंगे हैं। ठीक है, जिदा मैटाफर होंदा है, सिमिली अलंकार कहते इन्होंने बेसिकली, मैटाफर की होंदा है, सिमिली की होंदा है, ऑक्सीमोरोन की होंदा है। ठीक है, एलिटरेशन की होंदा है। देयर आर सो मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच, राइट, लिटरेरी डिवाइसेस भी बोलते हैं इन्होंने। तो हुण इहदे थोड़े जे MCQs हैं इत्थे
देखियो जरा पहला क्वेश्चन कहंदा इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, मतलब ये जेड़ा सेंटेंस है पेपर च इदा ही आंदा है जी, इदा ही आंदा है, ठीक है। तो कहंदा हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। हुण मैं नाल नाल तुहानूं क्लीयर करदा चलूंगा कॉन्सेप्ट भी। परसोनिफिकेशन की हुंदा है? परसोनिफिकेशन हुंदा है जद आपां किसी नॉन लिविंग थिंग नूं ह्यूमन दा रूप दिंदे हैं, मतलब कोई निर्जीव चीज है उन्होंने ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਗੇ ਮਿਲੂਗੇ, ਤਾਂ वो फिगर ऑफ स्पीच परसोनिफिकेशन कहती है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ परसोनिफिकेशन कहते हैं when we give human quality to a non living thing, right? So that particular figure of speech is called personification। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ his honor rooted in dishonor stood, right? ਹੁਣ ਇੱਥੇ honor ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ dishonor ਆਂਦਾ ਪਿਆ, मतलब दो ऑपोजिट वर्ड आंदे पे है, राइट। ता एपोस्ट्रोफे दा सिंपल है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन करके जे वाक्य दे एंड च आंदा पे हो कुछ वर्ड, ता समझो एपोस्ट्रोफे है, दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफे। पढ़िया होना तुसी ग्रामर च, राइट। एक्सक्लेमेटरी वर्ड जेडे हुंदे उहदे पीछे आपां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पांदे हैं, राइट। हुण ओनोमोटोपिया हुंदा स्टूडेंट जद भी तुहानू वाक्य च कोई साउंड मिले, साउंड तो रिलेटेड हुंदा, इदा ही सवाल आया पिछला जेड़ा पी स्टैट दा पेपर होया सी, ओनोमोटोपिया दा क्वेश्चन आया सीगा, राइट। जिद्दां आपां कहंदे द डॉग्स बार्क, डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, तो बार्किंग मतलब साउंड आ गया। व्हेन साउंड गिव्स अ सेंस, जब आवाज ही अपना मीनिंग देती है, जैसे नाइटिंगेल क्या करती है, सिंग करती है, ठीक है। जो अपना पिग होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रंट ग्रंट, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, ये भी एक सेंटेंस है, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। तो मतलब हॉग मतलब पिग को बोलते हैं, तो ग्रंट ग्रंट साउंड, जिदा थंडरिंग साउंड आ गया, स्नेक जब घास में जाता है तो हिसिंग साउंड आ गया। अगर जे तुहानू वाक्य च कोई भी साउंड मिले ना तो उत्थे आंसर ओनोमोटोपिया जाएगा। और इदा सवाल आया पिछले पी स्टैट च, ध्यान रखियो। तो इत्थे तो इदा दी गल ही नहीं हो रही है, इत्थे ना तो ह्यूमन रूप दिता जा रहा है इस वाक्य च, तो परसोनिफिकेशन कट गया। एपोस्ट्रोफी ये साइन ता इहदे च आ नहीं रहा, ये भी कट गया। तो उन साउंड दी तो इत्थे कोई गल ही नहीं हो रही, ये भी कट गया, राइट। इदा राइट फिगर ऑफ स्पीच है जी ऑक्सीमोरोन है ये। ऑक्सीमोरोन is that type of figure of speech when two opposite words come together। जब एक वाक्य च दो opposite words आते हैं जी, उस figure of speech ਨੂੰ बोला जाता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन ਦਾ एक एग्जांपल ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ life is bitter sweet, right? Life is bitter sweet। ਹੁਣ bitter ਕੀ ਹੁੰਦਾ, कड़वा, sweet ਕੀ ਹੁੰਦਾ, मिठा। ये ऑक्सीमोरोन ਦਾ एग्जांपल है। और जे आपां बोलिए he is carefully careless, मतलब तुहानू पछाणना आनी चाहिए है कि फिगर ऑफ स्पीच केड़ी है। हुण इन्हां नूं रट्टा नहीं मारना आपां, छोटी छोटी गल्लां होंदी जिथे फड़ी जाती है। हुण केयरफुली ते केयरलैस बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स, ये दोनों ही एग्जांपल साडी जिहड़ी फिगर ऑफ स्पीच तुहानू दसी ऑक्सीमोरोन दे एग्जांपल है। तुसीं इदां दा ध्यान रखना है कि जब दो ऑपोजिट वर्ड इकट्ठे आंदे हैं तो दैट पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन, राइट। आगे देखियो जी, अगला क्वेश्चन कहंदा लाइफ, देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया। I know not what thou art, right। हुण पता की हुंदा सी, एनिशिएंट जिहड़ी इंग्लिश हुंदी सी, पुरानी जिहड़ी अंग्रेजी हुंदी सी, ठीक है। तो मतलब लाइफ आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट। एनिशिएंट भाषा जो है, जो भाषा है स्टूडेंट्स वो डायनामिक है, लैंग्वेज हमेशा बदलती है। लैंग्वेज इज अ डायनामिक प्रोसेस। ये भी क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज भाषा क्या है, डायनामिक है, स्टैटिक है। तो लैंग्वेज कभी भी स्टैटिक नहीं होती, लैंग्वेज हमेशा बदलती है। तो उन्होंने भी पता होगा, पहले थोड़ा मतलब पीछे आप जाइए तो आप पहले कहते सी कि मैं पिक्चर देखने गया था, फिर आप हौली हौली बोलने लगे मैं फिल्म देखी अज, फिर आप हौली हौली अज की डेट ज आप गल करिए तो आप कहते फिर लोग सिनेमा भी बोलते सी, मैं सिनेमा देखने गया सीगा, राइट। तो हुण अज की डेट च आप कहते मूवीज कि मैं अज मूवी देखी है, बड़ी वधिया मूवी देखी है। तो देखो वर्ड किदा चेंज होए, है ना। तो मतलब लैंग्वेज इज व्हाट, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, इट इज नॉट स्टैटिक। तो दाऊ वर्ड मतलब यू नूं कहंदे सीगे। आर्ट मतलब आर, आर पुराने जमाने च मतलब पहला आर्ट नूं आर नूं ही आर्ट बोलते सीगे, राइट। सो
लाइफ आई नो नॉट वट योर आर यू आर वट यू आर राइट दाऊ मतलब यू ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਆਰ मतलब आर ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਕਸੀਮੋਰਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ फोर्थ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਮਿਲੀ ਦੀ ਸਿਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਮਿਲੀ ਸਿਮਿਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਐਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਕਿਆ ਚ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਚ ਐਜ਼ ਤੇ ਲਾਈਕ ਆਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਸਿਮਿਲੀ ਦਾ ਉਦਾਹरण है सिमिली इज द एग्जांपल ऑफ एज और लाइक जब वाक्य च हो ना तो समझ जाओ सिमिली है ठीक है तो दो डिफरेंट चीजें आनी चाहिए टू डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए वाक्य च डिफरेंट थिंग्स दो अड चीजों का कंपैरिजन हुंदा सेम चीजों का कंपैरिजन होएगा तो वो कंपैरिजन हुंदा है राइट जे अड चीजों की तुलना करिए तो फिर वो सिमिली हुंदी है सिमिली दी जे मैं तुहानू एग्जांपल देवां जिद्दां ਜਿਹੜੇ ਲਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬਿਲਵਡ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਾਈਕ ਮੂਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਾਈਕ ਮੂਨ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ मतलब एक कोई लड़की है और मून की है निर्जीव वस्तु है नॉन लिविंग है ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਚ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਪਈ ਹੈ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ मीनिंग ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਟਾਫਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸਡ ਸਿਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ मीनिंग ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ she is कोई पर्सन ये बोलना चाह रहा है एक्चुअली she is beautiful like moon ठीक है तो she is beautiful like moon यही दा मतलब बने है मतलब वो चांद की तरह सुंदर है कंपैरिजन कर रहा है इतने ब्यूटीफुल एक मतलब क्वालिटी है तो she दा कंपैरिजन कर रहा है मून दे नाल ठीक है जी तो इतने जेड़ा एग्जांपल है ये जेड़ा इत्थे एग्जांपल है ये साडा है एपोस्ट्रोफे दा सिमिली तुहानू उदा समझाता विच समझा रहा ठीक है जेड़ी नई फिगर ऑफ स्पीच आ रही है मैं उदा ही तुहानू क्लियर कर रहा तो सिमिली दी पछाण एज और लाइक च हुंदी जे वाक्य च एज और लाइक आंदा पिया ना ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਮਿਲੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਮਿਲੀ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਰੇਵ ਲਾਈਕ ਹਿਸ ਬ੍ਰਦਰ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਹ ਸਿਮਿਲੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀ और मून का कंपैरिजन करें दो अड चीजा आ रही हैं अब ही ये भी लिविंग है इधर कंपैरिजन किदे नाल हो रहा लिविंग दे नाल लाइक तो आंदा पिया है बट दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ सिमिली दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन हुण आपां लिविंग दा कंपैरिजन लिविंग दे नाल कर रहे हैं जिद्दां आपां एडजेक्टिव दी जिहड़ी डिग्रियां पढ़दे कि राम इज बेटर देन श्याम है ना तो राम इज ब्रेव लाइक हिज ब्रदर तो वो नहीं है सिमिली वो कंपैरिजन है सिंपली क्योंकि सिमिली च की होंदा कि टू डिफरेंट थिंग्स आनी चाहिए ठीक है टू डिफरेंट थिंग्स मतलब लिविंग नॉन लिविंग आ रहा फिर लाइक और एज आ रहा ता वो सिमिली है जे तुसी लिविंग दा कंपैरिजन इत्थे लिविंग दे नाल हो रहा ना हिज ब्रदर वो भी लिविंग है ही भी लिविंग है तो लाइक तो इत्थे भी आ रहा बट दिस इज नॉट सिमिली दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन एक्चुअली राइट तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा ठीक है इसका राइट आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ एपोस्ट्रोफे सिमिली वैसे तुहानू उदा समझाता कि सिमिली हुंदा की है आगे देखियो सेम वही है डायरेक्शन दा सेम ही चलती पई है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच फिगर ऑफ स्पीच मतलब तुहानू आइडेंटिफाई करना पैना पेपर च कि केड़ी फिगर ऑफ स्पीच चलती पई है राइट कहंदे द नॉटी बॉय इज कनिंगली सिंपल हुन कनिंगली दा मतलब हुंदा चालाक क्लेवर सिंपल मतलब साधारण दो ऑपोजिट वर्ड आ गए तो भाई आंसर है ऑक्सीमोरोन क्योंकि ऑपोजिट वर्ड इधे च आंदे हैं हाइपरबल हाइपरबोल और मेटाफर मेटाफर च की हुंदा है मेटाफर च कदे भी एज और लाइक नहीं आंदा ध्यान रखो मेटाफर दे उदाहरण भी आएंगे इधे च नो लाइक और एज इधे च भी दो अड चीजा हुंदी है मेटाफर च भी ये बड़े इंपॉर्टेंट अलंकार हैं जी मेटाफर ते सिमिली क्वेश्चन बनदे ना उत्ते मेटाफर च कदे भी एज ते लाइक नहीं आंदा ध्यान रखियो ये दी पछाण है ठीक है और इधे च इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुंदा है
और सिमिली च डायरेक्ट कंपैरिजन ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲੀਏ ਰਾਮ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਨ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਰਾਮ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਨ ਰਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ मतलब ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ सूरत है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फेस है वो शेर है राम मतलब शेर के जैसे दिखता है राम नहीं तो यहाँ पे हिडन कंपैरिजन है तो एक्चुअली कोई पर्सन ये बोलना चाह रहा है इफ आई से राम इज अ लायन तो इसका एक्चुअली मीनिंग होता है जब इसका एक्चुअल मीनिंग निकालोगे तो सिमिली बन जाती है तो इसका एक्चुअली मीनिंग ये बनेगा राम इज ब्रेव लाइक अ लायन ये है अब जब हमने इसका मीनिंग नहीं निकाला ना तो फिर ये सिमिली बन गया क्योंकि लाइक आ गया राम इज ब्रेव लाइक अ लायन तो एक्चुअल स्पीकर ये बोलना चाह रहा है कि राम एक शेर की तरह बहादुर है ठीक है राम शेर नहीं है बल्कि राम शेर उसका कंपैरिजन किया जा रहा है हिडन कंपैरिजन राइट तो ये दिस इज द अगर ऐसे पेपर में राम इज द लायन तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर एक्चुअली राइट तो इसमें जो आंसर बनेगा हमारा तो ऑक्सीमोरन हो गया हाइपरबोल होता है स्टूडेंट्स हाइपरबोल होता है जब ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ स्ट्रेच करते हैं खिंच के बोलते हैं ठीक है एक ही पॉइंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं एक्सेजरेट करते हैं चीज़ों ਨੂੰ राइट जिदा मैं कहता कि रो के उसने रो के आंसुओं का टब भर दिया ये हाइपरबोल का एग्जांपल है ठीक है कोई आंसुओं से टब नहीं भर देता लेकिन जब आप इस स्टेटमेंट को ऐसे बोलते हो ना सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपरबोल राइट तो हाइपरबोल होता है चीजों को खींच के बोलना स्ट्रेच करना ऑक्सीमोरन होता है आपका टू ऑपोजिट वर्ड्स वाला जो थर्ड द आंसर है एलिट्रेशन ਹੁੰਦਾ है जब साउंड रिपीट ਹੁੰਦਾ है रेपिटेशन ऑफ साउंड जब रिपीट होता है या अल्फाबेट वर्ड भी रिपीट होते हैं तो ध्यान रखना दैट इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन अगले पे चलो कहना माय चिक्स ग्रो कोल्ड विद द वार्म एयर माय चिक्स ग्रो कोल्ड अब देखो कोल्ड आ गया और यहां वार्म आ गया तो मतलब दोनों ऑपोजिट आ गए दो ऑपोजिट चीजें आ रही हैं ठीक है तो क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आप सोचोगे यार ऑपोजिट आ रहा है तो सर ने तो अभी बताया ऑक्सीमोरन ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ऑक्सीमोरन ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ दैट फोर्थ एंटीथेसिस ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ एंटीथेसिस ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ऑक्सीमोरन ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ऑक्सीमोरन होता है व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स कम टुगेदर जब दो ऑपोजिट वर्ड ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ हैं ठीक है एंटीथेसिस ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एंटीथेसिस ਹੁੰਦਾ व्हेन टू opposite ideas come together ये ध्यान रखना जब दो विचार उल्टे विचार आपस में आते हैं जैसे देखो आप हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि बोलना अच्छा होता है ठीक है स्पीच इज सिल्वर बट चुप रहना उससे भी ज्यादा अच्छा होता है बट साइलेंस इज गोल्ड कहावत है ये राइट स्पीच इज सिल्वर silence is gold so this is the example of antithesis not oxymoron when two opposite words come together that is the example of oxymoron when two opposite ideas come together जब दो विचार उल्टे आपस में लिखे जाते हैं ठीक है इंसान सोचता कुछ और है होता कुछ और है man proposes God disposes this is the example of antithesis right तो यहां पे राइट आंसर हमारा फोर्थ बनेगा स्टूडेंट पर्सोनिफिकेशन आपको बता दिया नहीं है हाइपरबोल बता दिया नहीं है सिमिली नहीं है एज और लाइक तो नहीं आ रहे हैं ठीक है दो ऑपोजिट आइडियाज को इकट्ठा लिखा जा रहा है तो एंटीथेसिस होता है राइट चलो आगे बढ़िए जी देखिए कहना फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन राइट अब फिर से यहां पे देखो जी लगा रहा है एक्सक्लेमेशन साइन लगा रहा है एग्जांपल किसका बना एपोस्ट्रोफी ऑक्सीमोरन वही ऑप्शन चलती आ रही है बता दिया पर्सोनिफिकेशन नहीं है राइट मेटाफर नहीं है ये है हमें क्योंकि एपोस्ट्रोफी साइन लगा रहा है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहा है एंड में तो ये एपोस्ट्रोफी का ही आपका उदाहरण है राइट चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन अब यहां पे आ गया आपका एज राइट और एज और लाइक जब भी आएगा तो समझ जाओ एग्जांपल किसका है जी आपका सिमिली का उदाहरण है ये बड़ा इजी है सिमिली को मतलब इनू फड़ना बड़ा सौखा है एज ते लाइक तो तुसी इनू एग्जाम च पेपर च फड़ सकते हो राइट तो राइट आंसर बनेगा इत्थे मतलब सिमिली है साडा राइट आंसर आगे चलो कहंदा सातवां कहंदा आई हियर लेक वाटर आई हियर मैंने सुना
लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। अब आपने देखा साउंड आ गया, साउंड आ गया तो भाई साउंड से रिलेटेड एक ही अलंकार है, दैट इज ओनोमोटोपोइया, राइट, ओनोमोटोपिया, राइट। सिमिली का उदाहरण नहीं है, पर्सोनिफिकेशन का नहीं है, ऑक्सीमोरॉन का नहीं है, ये साउंड वाली जो फिगर ऑफ स्पीच है, याद रखना, ठीक है। जब भी वाक्य में साउंड आपको दिख जाए तो वहां पे ओनोमोटोपिया पे मार्क करके आ सकते हो आप, ठीक है जी। आंख बंद करके आंसर लगाएं। चलिए आगे देखो, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। लाइफ का कंपैरिजन किससे कर रहा है? वॉकिंग शेडो से। शेडो किसकी होती है? ह्यूमन बीइंग की, परछाई। क्या इसमें लाइक और एज आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या ये हाइपरबोल है? बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है? नहीं है। क्या लाइक एज है? नहीं है। मेटाफोर का उदाहरण, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफोर, राइट। सो फॉर यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होगी दैट इज मेटाफोर होगी। नेक्स्ट देखेंगे जी, लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, प्यार बोलता है अंधा है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? अब यहां गलती मत करना, एलिट्रेशन और सिमिली तो ये है नहीं, इन दो में गलती मत करना, ठीक है, कि यहां पे ये मेटाफर है। लव इज ब्लाइंड, अब लव को क्या दिया जा रहा है? लव इज ब्लाइंड, ठीक है। तो इसको जो है हम क्या बोलेंगे? बेसिकली ये मेटाफोर में जाएगा या पर्सोनिफिकेशन में जाएगा? तो लव इज ब्लाइंड है बेसिकली आपका मेटाफोर, राइट, मेटाफर। आगे देखिए, ट्रुथ सिट्स अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, मतलब जब इंसान मरता है तो उसके मुंह पे हमेशा ही सच्चाई रहती है। मरते समय इंसान के मुंह पे हमेशा ट्रुथ ही रहती है, सच्चाई ही रहती है, ये बोलना चाह रहा है। ट्रुथ सिट्स अपॉन, मतलब ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, राइट। तो कभी सच्चाई मतलब उसके मुंह पे बैठती है। तो यहां पे एक नॉन लिविंग चीज को ह्यूमन रूप देने की कोशिश कर रहा है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। जब आप वाक्य में ये देखें कि यार कोई नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए ह्यूमन वे में, ठीक है, तो उसको फिर हम वहां पे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, शी शैल बी सपोर्टिव एज द फॉन। शी शैल बी सपोर्टिव एज द फॉन, हिरन के बच्चे को फॉन बोलते हैं, ठीक है। एज आ रहा है स्टूडेंट्स, एज आ रहा है तो एग्जाम्पल एकदम से पकड़े, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। सिमिली का उदाहरण है क्योंकि एज वहां पे लिखा जा रहा है। आगे देखेंगे, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। अब सन होता है धूप, शावर होता है छांव, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो धूप और छांव इकट्ठे आ रहे हैं तो मतलब यहाँ पे उल्टे वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा एंटीथेसिस, ठीक है। ऑपोजिट चीजें आ रही हैं दो, जब दो ऑपोजिट चीजें आ रही हैं तो एग्जाम्पल बनेगा हमारा ये एंटीथेसिस का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 पे चलते हैं। Can the authority forgets a dying king is an example of, authority forgets a dying king, right? तो ये आपका apostrophe है, नहीं apostrophe नहीं है। स्ट्रेच करके बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। या मेटाफोर है, नहीं मेटाफोर नहीं है, ये है पर्सोनिफिकेशन। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अथॉरिटी को मतलब रूप दिया जा रहा है डाइंग किंग का, मतलब डाइंग किंग क्या है? आपका लिविंग है, तो अथॉरिटी को एक लिविंग तरह से प्रेजेंट कर रहा है। आगे देखेंगे, द टर्म्स ओनोमोटोपिया एंड ऑक्सीमोरोन केम फ्रॉम, तो ये लैटिन से आया है, रोमन से आया है, ग्रीक से आया, फ्रेंच से आया है। तो ये थोड़ा आपको याद ही करना पड़ेगा। ओनोमोटोपिया और ऑक्सीमोरोन, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये ग्रीक से आई हुई हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ओनोमोटोपिया और ऑक्सीमोरोन दोनों ही जो टर्म्स हैं ये आई हुई हैं ग्रीक से, राइट। तो राइट आंसर बनेगा हमारा थर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 15 पे। द फ्रेजेस द हमिंग बी, द कैकलिंग hen एंड द बजिंग सॉ आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो आपको पता है ये साउंड है, ये भी साउंड है, राइट। फिर आपका कैकलिंग hen ये भी साउंड है, बजिंग सॉ ये भी साउंड है। तो ये किसके एग्जांपल है? स्पून रिज्म के हैं, पर्सोनिफिकेशन है, ऑब्वियस ही बात है, ये है हमारा ओनोमोटोपिया के उदाहरण है ये, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कहता 16 नंबर के अंदर, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम, तो कितनी बार मैंने आपको बोल दिया। स्ट्रेच कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, चीज को खींच रहा है। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये हाइपरबोल वाला सवाल है ये, ठीक है। रिटोरिकल क्वेश्चन है ये, ऑक्सीमोरोन है, तो हाइपरबोल नहीं है ये क्वेश्चन की बात कर रहा है कि ये सवाल कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन भी रेपिटेशन मोड में होते हैं,
साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रहा है एंड में, तो ये हाइपरबोल नहीं होगा, यहाँ पे गलती मत करना। दिस इज रिटोरिकल क्वेश्चन एक्चुअली, राइट। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। पैराडॉक्स है, लाइटोटीज है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरोन है, राइट। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्या ये यहाँ पे जो है ये पैराडॉक्स है? नहीं, पैराडॉक्स नहीं है, ठीक है। लाइटोटीज भी नहीं है, राइट। ये है हमारा अगेन पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब यहाँ पे नेसेसिटी को एक ह्यूमन रूप का दर्जा दिया जा रहा है, तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन होगा। लाइटोटीज होता है स्टूडेंट जब स्टार्टिंग में, लाइटोटीज होता है जब स्टार्टिंग के वर्ड्स रिपीट होते हैं, स्टार्टिंग के वर्ड्स जब रिपीट होते हैं उसको लाइटोटीज बोलते हैं, राइट। आगे चले, कहता शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। देखो कितना अच्छा सवाल है, कहता शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ड्रीम। अब पेपर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ मीनिंग ना बनाने लग जाए, ट्रांसलेशन ਤੁਸੀਂ पछाणना है, बस कहानी खत्म। लाइक आ गया यार, लाइक आ गया तो सिमिली है, बस गल खत्म। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ हिंदी नहीं बनानी ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ट्रांसलेशन ਚ ना बड़े होंगे तो कि भी ट्रांसलेशन पता नहीं हिंदी की बनती पई है। ਤੁਸੀਂ बस पछाण करनी है कि लाइक एज आ गया सिमिली है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है मेटाफर है, साउंड आ गया ओनोमोटोपिया है, टू ऑपोजिट वर्ड आ गया ऑक्सीमोरोन है, टू ऑपोजिट आइडियाज आ गया एंटीथेसिस है, नॉन लिविंग थिंग्स ਨੂੰ ह्यूमन रूप दिता गया तो पर्सोनिफिकेशन है, एपोस्ट्रोफ मतलब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया तो एपोस्ट्रोफे है। बस इदा करना है उत्ते पेपर च, ठीक है जी। हुण आपां देखिए एक गल बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, फनीम की हुंदे है, मॉर्फीम की हुंदे है, सिंटैक्स की हुंदा ते सिमेंटिक्स की हुंदा, राइट। फनीम इस वर्ड ਨੂੰ हमेशा याद रखियो फोन तो याद रखियो फनीम ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ फोन तो फनीम ਨੂੰ याद रखियो। जिदा फोन बजदा है तो आप चुकते हैं तो आप कहते हैं हेलो, साउंड तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਨੀ, मैं ਅੱਗੇ एक्सप्लेन ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ, ठीक है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ क्वेश्चन है, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अ वर्ड, ये आया क्वेश्चन पहले, ठीक है। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ मीनिंग ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ मीनिंग ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਜੀ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੋਂ वर्ड ਦਾ मीनिंग ਬਣਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਉਤਪत्ति ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ। इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट, मतलब ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मीनिंग ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ लैंग्वेज टीचर हो ਤੁਸੀਂ, ठीक है। आप लैंग्वेज टीचर हो और आपने आज बच्चों को सिखाना है हैव वर्ब का यूज, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हैव ਦਾ यूज ਸਿਖਾਣਾ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ हैव ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ वर्ब ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, हेल्पिंग वर्ब भी हुंदी है हैव, राइट। ते हैव जड़ी है ये एक मेन वर्ब भी हुंदी है। फिर तुसी एग्जांपल तो सिखाओगे एज ए टीचर क्लास हैव वर्ब दा यूज, तां तुसी उहदा कॉन्टेक्स्ट दे हिसाब नाल उहनां नूं जब तुसी ये बोलोगे कि आई हैव अ कार, तां तुसी इत्थे आई हैव दे थ्रू पोजेशन दस रहे हो, तां हैव इत्थे मेन वर्ब दी पहली फॉर्म है ये, ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਦੀ ਹੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਵ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਲੰਚ, ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਲੰਚ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਪੜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ 'ਚ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ कि आई सब्जेक्ट है बेटा, हैव इत्थे हेल्पिंग वर्ब बनी, डन इत्थे मेन वर्ब है, मतलब हैव वर्ब दे दोनों कॉन्टेक्स्ट है। हैव दा इत्थे ये जिहड़ी हैव वर्ब है ये अपना कॉन्टेक्स्ट इत्थे मेन वर्ब दे हिसाब नाल मीनिंग दे रही है कि मेरे कोल एक कार है, इत्थे तुसीं बोल रहे हो कि मैं अपना काम करता है, इत्थे एक्शन वर्ब डन है, इत्थे हेल्पिंग दा काम कर रही है, इनू सपोर्ट कर रही है, इत्थे ये मेन दा ही काम कर रही है। तो मतलब एक जिहड़ा वर्ड हुंदा वो अपने कॉन्टेक्स्ट दे हिसाब नाल उहदा मीनिंग रूप बदलदा है वाक्य च, ठीक है। वर्ड के जो मीनिंग बदलते हैं उन्होंने जो मीनिंग मिलता है वो मिलता है उसके कॉन्टेक्स्ट संदर्भ के हिसाब नाल ही उन्होंने अपना मतलब मीनिंग मिलता है, ठीक है जी। आगे चलो जी। अ फनीम इज, फनीम मैं तुहानू हुण भी दस्सिया डिप्थोंग है ना जी, अ बाउल साउंड हुंदा है ना जी, अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड हुंदा है ना जी, ठीक है। अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड ही हुंदा है वो, ठीक है। फनीम जो है सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड नहीं होता, सिंगल यूनिट ऑफ साउंड होता है।
ठीक है, तो राइट आंसर इत्थे बनेगा साडा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर अगले ते आपां वधीए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंटेंस, एक बार इस वाक्य नूं पढ़ियो, देखियो जरा की हो सकता है। द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, तो कहंदा मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल इज क्या है, करेक्ट है सिंटैक्टिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट है, करेक्ट सिमेंटिकली बट सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट है, सिमेंटिकली एज वेल एज सिंटैक्टिकली करेक्ट है, सिमेंटिकली एज वेल एज सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट है। तो पहले मैं ना थोड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ मीनिंग दस देंदा ताकि इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फनीम तो है जी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ CH बोलते ਇਹਦਾ कोई मतलब है ना जी, PH ਦਾ अपना कोई मतलब है, TH ਦਾ अपना कोई मतलब है नहीं है। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮੋਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਨੀਮ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਮੋਰਫੀਮ। ਮੋਰਫੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਰਫੀਮ ਇਜ਼ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਨੀਮ, ਤੇ ਮੋਰਫੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮੋਰਫੀਮ ਇਜ਼ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज। मतलब ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੋਲੈਸਟ मीनिंगफुल यूनिट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है जी, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ यूजुअल, ठीक है, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਾ UAL ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮੋਲੈਸਟ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। मतलब ਤੁਸੀਂ CH ਲਿਖਿਆ ਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ मीनिंगफुल ਵਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮੋਰਫੀਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज। ठीक है, और फनीम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੋਲੈਸਟ यूनिट ऑफ साउंड। सिंटैक्स ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਰੂਲਸ ਫॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। जिदा टीचर पढ़ाते हैं वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं सब्जेक्ट आंदा बेटा, फिर वर्ब आंदी है, फिर उस तो बाद ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये एक स्ट्रक्चर है ग्रामर का। सिंटैक्स इनू कहते हैं। सिंटैक्स ਹੁੰਦਾ ਹੈ द सिस्टम ऑफ रूल्स। जब ਤੁਸੀਂ ग्रामर ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾक्य ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ SSC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਨੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬਸ। ठीक है, फ्रेजल PHRASAL, SAL होना थे फ्रेजल, SAL PHRASAL। ठीक है, इनू कहते हैं सिमेंटिक। सिमेंटिक है SEMANTIC। सिमेंटिक ਹੁੰਦਾ मतलब जब तुसी वर्ड दे मीनिंग दा और फ्रेजल वर्ब दे मीनिंग दी स्टडी नू करते हैं तो उन्होंने सिमेंटिक कहते हैं। ठीक है जी, तो ये मैं तुहानू दसदा सिंटैक्स। सिंटैक्टिकली जो ऑप्शन च दे रहा वो ये है सिंटैक्स है। सिमेंटिक ये है, सिमेंटिक मतलब मीनिंग। ठीक है, जे हुण आपां उस क्वेश्चन नू देखिए तो ये क्वेश्चन जो है सिंटैक्टिकली सही है, क्योंकि देखो इत्थे सब्जेक्ट आया, इत्थे वर्ब आ रही है, इत्थे ऑब्जेक्ट आ रहा है। ਤਾਂ ਸਿੰਟੈਕਟਿਕਲੀ ਸਿੰਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾक्य ਦਾ, यही ਤਾਂ ਰੂਲ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ। ठीक है, बट मीनिंग ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਕਦੇ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਡਮ ਡਰਾਈਵਸ ਅ ਬਾਈਸਿਕਲ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਈਸਿਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਈਡਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਡਸ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ये सेंटेंस थोड़ा सिंटैक्टिकली सही है, करेक्ट सिंटैक्टिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट। ये पहला आंसर बनेगा, क्योंकि मीनिंग के हिसाब नाल गलत जा रहा। सिमेंटिकली जब आप इसदा मीनिंग बना रहे हैं तो सानू पता लग गया कि यार ड्राइव्स नहीं आना चाहिए, इत्थे राइट्स लगना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो इसदा सही है, सब्जेक्ट SVO सही लिखा गया है, तो सिंटैक्टिकली दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दिस स्टेटमेंट इज सिमेंटिकली इनकरेक्ट बेसिकली। तो आंसर इसदा ए बनेगा। ये तुहानू दसदे ये तीन चार गल्लां इन्हां दा ध्यान रखियो हमेशा। हुण एक होर पैराग्राफ है, सैकंड पैसेज ते आईए आपां, एक बार पढ़ लईए पहले की कहंदा। कहंदा a well dressed young man entered a big textile shop one evening. He was able to draw the attention of the salesman. मतलब सेल्समैन ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। Who thought him rich and likely to make heavy purchases. मतलब एक नौजवान व्यक्ति
जो है पूरा बढ़िया उन्हें वेल ड्रेस पहनी सीगी, ठीक है, बढ़िया कपड़े पा के टाई टूई लगा के एक टैक्सटाइल शॉप च बढ़ गया वो, ठीक है, एक शाम ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੇਲਸਮੈਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰੂਗਾ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੀ ਵਾਸ ਸ਼ੋਨ ਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਸੂਟ ਲੈਂਥਸ ਐਂਡ ਸਾਰੀਜ਼, मतलब उस बंदे ਨੂੰ सेल्समैन ने बहुत सुपीरियर वैरायटी ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੱਸੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਦਸੀਆਂ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਕੈਜੂਅਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਿੰਗ them थोड़ी जी उत्थे उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक नहीं दिता उस यंग मैन ने कैजुअल जे जांच की तो कहता कि फिर वो आगे बढ़ गया, अगले सेक्शन च बढ़ गया, ठीक है। ही केप्ट मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, राइट। उत्थे फिर वेयर रेडीमेड गुड्स वर बीइंग सोल्ड एंड फर्दर ऑन टू द हॉजरी, मतलब वो एक सेक्शन तो आगे बढ़ता गया, कुछ भी उन्हें खरीदा है नहीं, चीजा देखता गया तो आगे बढ़ गया, फिर फर्दर चल गया हॉजरी सेक्शन च, राइट। बाय देम द सेल्समैन हैड बिगन टू डाउट, फिर सेल्समैन होंगे कई बार तुसी मान लो कोई बंदा है वो कुछ खरीद रहा नहीं है, आगे आगे बढ़ी जा रहा है, एक सेक्शन तो हॉजरी सेक्शन चल गया, फिर रेडीमेड सेक्शन चल गया, तो फिर वो थोड़ा जिहा डाउट करने लग गया वो बंदा सेल्समैन उत्ते, उस उहदे जिहड़ा इरादा सीगा उहदे उत्ते उहनूं थोड़ा संदेह होने लग गया, ठीक है। एंड ड्रू द अटेंशन ऑफ द मैनेजर, और इस गल नूं उहने मैनेजर नूं दस्सिया। आगे कहंदा द मैनेजर आस्क्ड हिम व्हाट एग्जैक्टली ही वांटेड, फिर मैनेजर नूं जदों उहने सेल्समैन ने कंप्लेंट की तो मैनेजर ने उस बंदे नौजवान व्यक्ति ने पूछा भी तू की चाहता की खरीदना तू, ठीक है। एंड ही रिप्लाइड, फिर उस बंदे ने जवाब दिता दैट ही वांटेड कर्टियस ट्रीटमेंट, कर्टियस समझते हो, शिष्टाचार, मतलब बढ़िया उन्होंने उहदे नाल बढ़िया ट्रीटमेंट की जाए, ये चाहता हो, राइट। आगे देखो फिर वो बोलता ही एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड कम टू द सेम शॉप इन कैजुअल ड्रेस, मतलब कई बार होता ना कि बंदे ने ज्यादा बढ़िया कपड़े नहीं पाए हैं, फिर वो किसी दुकान से जाता तो उत्थे जो सेल्समैन वो भी ध्यान नहीं देंगे, वो सोचते इहदे कोल पैसा तो होएगा नहीं, गरीब ही लगता है ना। तो कहता दैट मॉर्निंग, मतलब वो कहता कि सेम मॉर्निंग मैं अज सवेरे मतलब कैजुअल ड्रेस आया सीगा एंड ड्रॉन लिटल अटेंशन, और मेरे वाल ध्यान नहीं दिता गया। हिज प्राइड वाज हर्ट, उन्होंने हर्ट होया, उसका दिल दुखिया, एंड ही वांटेड टू असर्ट हिमसेल्फ, और उन्हें अपने आप को बोले, असर्ट होंदा दसना। ही हैड कम इन गुड ड्रेस ओनली टू गेट डिसेंट ट्रीटमेंट, मतलब बढ़िया कपड़े पा के ता आया दुकान च कि उन्होंने बढ़िया ट्रीटमेंट दी जाए, नॉट फॉर गेटिंग एनी टेक्सटाइल्स, मतलब कुछ खरीदण नहीं आया सीगा। ही लेफ्ट विदाउट मेकिंग एनी परचेज, कुछ भी नहीं उन्होंने खरीदिया, उतो चल गया। तो कहानी का सार यही है कि मतलब एक बंदा उहदा जिहड़ा प्राइड सीगा वो हर्ट होया, जब नॉर्मल ड्रेस च आया तो उन्होंने उहदे वाल उन्होंने ध्यान नहीं दिता, ठीक है। लेकिन जब वो फिर थोड़े जे बढ़िया कपड़े पा के आए तो वो उन्होंने यही लेसन सिखाना चाहता सीगा। हुण क्वेश्चन दे बल आइए, क्वेश्चन फटाफट निकल जाने। द यंग मैन वाज वेल ड्रेस्ड बिकॉज, क्यों पहने सीगे उन्हें, इट वाज हिज हैबिट टू ड्रेस वेल, भाई इन जनरल हो सकता है, कई लोगों की आदत होती है बढ़िया कपड़े पहनने, कई लोग वॉच पहनते हैं, पर्सनैलिटी बनती है ना, अपने ड्रेसिंग पे वेल ड्रेस्ड रहते हैं, ठीक है। जो वेल ड्रेस्ड होते हैं वेल एजुकेटेड भी लगते हैं। जैसे एक मुहावरा सुना होगा आपने, स्टॉकिंग्स वुमेन, स्टॉकिंग समझते हो, जिहड़ी ये एयर होस्टेस नहीं जिहड़ी उन्हां दी शॉक्स हुंदी उत्ते, उन्हां नूं स्टॉकिंग्स कहंदे हैं, ठीक है। और ये मुहावरा टिपिकली लेडीज के लिए यूज होता है, औरतों के लिए यूज होता है। स्टॉकिंग्स वुमेन, स्टॉकिंग्स वुमेन मतलब वेल एजुकेटेड वुमेन को बोलते हैं। जिसने कपड़े अच्छे पहने होते हैं ना, वो पहले इदा ही लगता है कि यार पढ़िया लिखा बंदा होगा, राइट। तो फिर कहता ये इन जनरल सही हो सकता है, बट इन्फॉर्मेशन के हिसाब नाल गलत है कि उसकी आदत सी इदा पैराग्राफ च नहीं दसिया। कुछ इदा दी ऑप्शंस होंदी है कॉम्प्रीहेंशन च, ध्यान रखो स्टूडेंट्स, जिहड़ा इन जनरल जे आपां सोचीए तो वो सही हो सकता है, भाई ये आदत भी तो हो सकती है, बट सानू इन्फॉर्मेशन च नहीं दिता ना, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब नाल जिहड़ी सानू इन्फॉर्मेशन सीगी पैसेज उहदे हिसाब नाल गलत है। इट वाज क्या उहदा ब्याह सीगा ना जी, उधर नॉर्मली देखिए तो ब्याह वाले दिन आप बढ़िया कपड़े पाते हैं, बट इन्फॉर्मेशन के हिसाब नाल गलत है। ही वांटेड टू मीट द मैनेजर ना जी, डी आएगा। ही वांटेड टू इंप्रेस द सेल्समैन, उहदा मेन मोटिव उत्थे बढ़िया कपड़े पा के आण दा एक ही सीगा कि वो उहदी अटेंशन नूं अपने वल खिंचना चाहता सीगा, राइट। ताही ये आंसर डी है। अगला दूजा देखियो, कहंदा द सेल्समैन इन द शॉप आर डिस्क्राइब्ड एज पीपल हु पे अटेंशन टू, जिहड़ा सेल्समैन सीगा कहंदा इन्फॉर्मेशन दे हिसाब नाल, ठीक है, वो किदां दे बंदा सीगा, मतलब किहड़े बंदे नूं ध्यान दिंदा सीगा। ओनली यंग मैन एंड वुमेन ना जी, प्रीटी वुमेन ना जी, ओनली रिच कस्टमर्स बिल्कुल सही है, जिहड़े अमीर व्यक्ति आंदे सीगे उहदी दुकान च उन्हां नूं ही ध्यान दिंदा सीगा वो बेसिकली, ठीक है। तो आंसर बनेगा इत्थे सी। आगे चलो जी, आगे कहंदा द यंग मैन मूव्ड अवे टू द हॉजरी सेक्शन बिकॉज ही
was not interested in purchasing anything now, did not like the ready-made clothes, ऐसा तो कुछ बताया नहीं है भाई उन्हें पसंद नहीं आया कपड़े, wanted better clothes ना जी, was restless ना जी, आंसर बनेगा ए, was not interested in purchasing anything now, कुछ भी मतलब वो खरीदने दे मोटी तो आया ही नहीं सीगा दुकान च, है ना, सिंपल जी गल है। चौथा देखियो कहंदे द मैनेजर आस्क्ड द यंग मैन व्हाट ही वांटेड बिकॉज़ ही वुड गिव हिम एग्जैक्टली व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, नहीं। द सेल्समैन हैड ड्रॉन हिज अटेंशन टू द इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द यंग मैन, बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल्समैन ने तो कंप्लेंट कीती सीगी, सेल्समैन ने तो कंप्लेंट कीती कि भाई मैनू थोड़ा जिहा डाउट पै रहा इस बंदे ते, ताही दा मैनेजर ने उन्होंने पूछा कि की चाहता तू, ठीक है, तो आंसर इत्थे बी बनेगा। ही थॉट दे कुडंट मोर बिजनेस, they could do more business with him, ऐसा तो कुछ बताया नहीं है। he thought he the visitor was dissatisfied, ऐसा भी नहीं कुछ बताया, ठीक है जी। चलो ये हो गया। पंजवां देखो, the salesmen in the shop are described as people who pay attention to, ये रिपीट हो गया बाय मिस्टेक। चलो आगे चलें, अब आ जाते हैं हम पेडागोजी का एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, राइट, मतलब मापदंड, पढ़ाने के कुछ मापदंड होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बोलते हैं, और इंग्लिश पेडागोजी में पी स्टैट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, मतलब जब एक टीचर, जब तुसी एक टीचर बनोगे और क्लास से जाओगे तब बहुत सारी गल्लां होंदियां जेहड़े तुसी अपने दिमाग च लेके चलना है, ठीक है ना, मतलब एक तुसी एज ए टीचर जब आप क्लास में एंटर करते हो तो कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं, और वो सिद्धांत आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली आपको अपनी टीचिंग में टीचिंग करनी पड़ेगी आपको। जब तुसी इन्हां प्रिंसिपल्स नूं, इन्हां मापदंड नूं फॉलो करते हो तो तुहाडे टीचिंग च की आंदा निखार आंदा है, ठीक है ना। तो किहड़े-किहड़े प्रिंसिपल्स हैं, किहड़े-किहड़े प्रिंसिपल्स हैं जो टीचर नूं फॉलो करने चाहिए। सब तो पहला प्रिंसिपल है जी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस च 4 स्किल्स आंदी हैं, ठीक है। जब भी कोई बच्चा इस दुनिया च आंदा है सब तो पहले वो सुनता है, फिर वो बोलता है, फिर वो पढ़ता है, तो सब तो एंड च की हुंदा है लिखता है। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इथों स्टार्ट फ्रॉम ओरल, ओरली तुसी गल्लां नूं दसो, सेंटेंस या इत्थे यूनिट होंदी है इस प्रिंसिपल च, इत्थे वर्ड यूनिट नहीं होंदी, इत्थे वाक्य एक यूनिट मनी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 स्किल्स के ऊपर आधारित होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSRW द सीक्वेंस भी ध्यान रखियो, राइट सीक्वेंस की होंदा LSRW, राइट। तो इत्थे ओरल चीज़ां दे उत्ते फोकस किया जाता है इस सिद्धांत च, ते इत्थे वाक्य ही एक यूनिट मन्निया जाता है, इत्थे वर्ड यूनिट नहीं होंदा, साउंड यूनिट नहीं होंदी है। दूजा है जी प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन की होंदा है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा, एक राइटर थे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के द्वारा आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन इज गिवन बाय विच राइटर, 4 नाम देगा तो तुसी ध्यान रखना बाय थॉर्नडाइक के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन की होंदा नकल करना, मतलब तुसी बच्चों नूं, ठीक है, नकल करके पढ़ाओ, इमिटेट कर करके उन्होंने मतलब सिखाओ, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। सपोज जे तुसी मान लो कोई स्पेलिंग सिखा रहे हो बच्चों को, है ना, तो उन्होंने बार बार उन्होंने तुसी वो कराओ, रिवाइज कराओ, इमिटेट करवाओ, ठीक है, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। अब जो तुसी एग्जाम्पल दोगे बच्चों को, सीधा बोलोगे बेटा खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए, है ना, हाथ साबुन से धोने चाहिए, नहीं तो हमारे अंदर वायरस चला जाता है, मतलब कीटाणु चले जाते हैं गंदे, है ना, तो फिर वो बच्चा नहीं करेगा, आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा उस चीज को। जैसे आप पेरेंट्स हो, है ना, सपोज, और आपने खाना खाया तो आपने किया, आपने वो प्रैक्टिकल करके दिखाया उनके सामने, तभी तो बच्चे भी करेंगे ना। तो इमिटेशन वही है, मतलब बड़े जो करेंगे बच्चे वही सीखेंगे, ऑब्वियस है। बच्चा तो खुली किताब होता है, वो तो जिस डायरेक्शन की तरफ आप उसको लेके जाना, जैसे उसको आप मोड़ना चाहोगे मुड़ जाएगा वो, लेकिन उसको आपको पहले इमिटेट करके दिखाना पड़ेगा। इसी के ऊपर इस सिद्धांत को नापा और दिया गया है जी थॉर्नडाइक के द्वारा। थर्ड है जी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। भाई ये तो है ही इंपॉर्टेंट, ये सिद्धांत कॉन्टेक्स्ट संदर्भ के हिसाब नाल पढ़ाना ते सिचुएशन के हिसाब नाल रिलेट करना चीज़ों को। जब तुसी क्लास से जाओगे, जब तुसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब नाल पढ़ाओगे और सिचुएशन दे दे के पढ़ाओगे, ठीक है। सपोज तुसी आर्टिकल पढ़ा रहे हो बच्चों को, है ना, तुसी दस रहे हो कि एन दा बेटा 3 आर्टिकल होंगे हैं, ठीक है, एन तुहाडे इंडेफिनेट होंगे हैं, द तुहाडा डेफिनेट आर्टिकल होंदा है, ये तो सीधी गल होगी। हुण तुसी कुछ इदां दी सिचुएशन क्रिएट करो, ठीक है, जिन्हों आपां कहंदे किहड़ा मैथड हुंदा है बेसिकली। हाउ मेनी मैथड्स ऑफ टीचिंग्स आर देयर? 2 मैथड्स ऑफ टीचिंग्स आर देयर। एक हुंदा इंडक्टिव टू डिडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव टू डिडक्टिव जो मेथड होता है स्टूडेंट्स, उसमें होता है कि पहले आपने एक सिचुएशन दी बच्चों को। जब तुसी छोटी क्लास दी आपां गल करदे
ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, एग्जाम्पल ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ, ਰੂਲ, ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਔਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, the plate is on the table ਜਾਂ the book is on the table, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ है, फिर रूल फॉर्मूले अपने आप भी बनाने लग जाते हैं बच्चे। लेकिन एक दूसरा मेथड होता है डिडक्टिव। जब थोड़ा हम आगे जाते हैं हायर लेवल पे, सो डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इज अप्लाइड बाय द टीचर्स मोस्टली, राइट। जब उसमें पहले टीचर रूल बताता है, नियम बताता है, कानून बताता है, फिर बाद च उन्होंने एग्जाम्पल देता है। तो जब आप इंडक्टिव की गल करते हैं, तो डिडक्टिव की गल करते हैं, इंडक्टिव की गल करते हैं, तो ये डिडक्टिव भी नाल आ ही जाता है, क्योंकि मान लो तुम सिचुएशन के हिसाब नाल पढ़ा रहे हो, है ना, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, क्लास इंडक्टिव मेथड फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो बच्चे भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन घर जाके वो एक्सरसाइज भी तो करेंगे, ठीक है। तो जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो वो फॉर्मूला लगा के भी तो देखेंगे कि क्या वो अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आप इंडक्टिव मेथड से पढ़ा रहे हो तो डिडक्टिव मेथड भी आ ही जाता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं ये दोनों ही मेथड, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन वही बोल रहा है, इंडक्टिव मेथड को बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। चौथा कहता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच। मल्टीपल लाइन अप्रोच की हुंदा स्टूडेंट्स, सोशल चीज़ों का ध्यान रखना होता है, फोनेटिक साउंड का ध्यान रखना होता है टीचर ਨੂੰ, सिचुएशनल ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, फंक्शनल ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ कि ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਓਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਥਡਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਲਾइन ਅਪਰੋਚ। ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ, ਫੋਨੈਟਿਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਓਰਲ ਹੈ, ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਤੇ ਮੈਥਡਸ ਦਾ, राइट। आगे देखो पंजवां कहता प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की हुंदा स्टूडेंट्स, इहदे च तुसी फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना है, रेंज का ध्यान रखना हुंदा है, अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना हुंदा है, कवरेज का ध्यान रखना हुंदा है, यूजफुलनेस का ध्यान रखना हुंदा है, टीचेबिलिटी का ध्यान रखना हुंदा है, लर्नेबिलिटी का ध्यान रखना होता है, प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखना होता है। ये सारिया गल्लां, सपोज तुसी कोई चैप्टर लेके जा रहे हो क्लास च, तो तुसी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन च ये गल्लां सारियां मद्देनजर रखनी चाहिए कि जिहड़ी चीज़ मैं अज पढ़ा रहा उहदी की रेंज है, किन्ना किद्दां उहदा किन्ना उहदा दायरा है, दायरा रेंज होता दायरा, ठीक है। जिहड़ा तुसी वर्ड सिखा रहे हो उहदी की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, उहदी की कवरेज है, कितनी चीज़ों को कवर करता है, क्या वो साडा प्रैक्टिकल लाइफ च भी वो लैक्चर तुहाडा बच्चे मतलब उन्होंने फायदा होगा, यूजफुलनेस है, वो उहदी उपयोगिता है क्या। हुण ये नहीं है कि तुसी कोई बड़ा औखा जो चैप्टर चक लिया तो तुसी क्लास से चल गए, तो तुहाडे अंदर टीचेबिलिटी भी होनी चाहिए कि हाँ यार मैं जिहड़ी चीज़ लेके जा रहा मैनू कंटेंट क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ मैं क्लास आज ये पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये नहीं है कि तुहाडे अंदर तुसी कोई बड़ा टफ जो चीज़ लेके चल गए तो तुहाडे अंदर वो एबिलिटी है ही नहीं उस चीज़ को रिप्रजेंट करने की, तो तुसी अड़ जाओगे, उत्ते फस जाओगे। तो तुसी आप अपने आप एज ए टीचर तुसी लैक करोगे, फिर बच्चों को उस तरीके नाल समझा नहीं पाओगे, है ना। टीचेबिलिटी यही कहता, राइट। मतलब लर्नेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये नहीं है मैं एज ए लैंग्वेज टीचर मैं क्लास च गया, मैं 5 बड़े औखी जी वोकैब करा के आ गया बच्चों को, ठीक है, या मैं उन्होंने 5 तो 7 पोइमां 5 तो 6 पोएम्स मैं उन्होंने करा के आ गया, उन्होंने इन्नी लर्नेबिलिटी नहीं है, बच्चे के दिमाग की इन्नी कैपेसिटी नहीं है कि वो तो याद कर सकता 1 ते 2 पोएम्स, उन्नी करूँ उन्होंने वधिया समझ आती सारे बच्चों को। तुसीं उत्थे पढ़ा के आ गए 4-5 पोएम्स तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लर्नेबिलिटी हुई है, मतलब जो मैं लेके जा रहा हूँ कंटेंट वो इन्ना कर हो ताकि बच्चों को वो चीज़ ईजिली समझ आ जाए, राइट। प्रोडक्टिविटी वही है, ठीक है, कि प्रोडक्शन की है उदा मतलब की मतलब आप उतो आगे कोई चीज़ मतलब होर फायदेमंद है उन्होंने वो चीज़ जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये मतलब प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन सानू मद्देनजर रखना पैंदा है, ठीक है। सानू किहड़ी चीज़ां चुकनी है, किहड़ी चीज़ां सिलेक्ट करनी है, जिहड़ा आपां क्लास च लेके जांदे उहदे च ये सारियां गल्लां आंदियां जी। अगला कहंदा छठा कहंदा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, फिर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन तो बाद होंदी ग्रुपिंग,
ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਟੈਪ ਰਹੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਟੈਪ ਰਹੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ, ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ, ਲੈਕਸੀਕਲ, ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫੋਨੇਟਿਕ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬਸ ਮੀਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਵਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਰੇਜ਼ਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਟੀਚੇबिलिटी, है ना, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। सिलेक्शन ਚ आ गई गल, प्रेजेंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन वाली एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, अपना जो आपका कंटेंट है उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए क्लास में, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में होता है। नेक्स्ट बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग में आ जाता है एलिमेंट्स लाइक ग्रामर, वोकेबुलरी, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, वैल्यू फॉर स्टूडेंट एंड टीचर बोथ, राइट। तो क्या होता है कि जब ये चीजें एक टीचर के अंदर है तो मतलब ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਵੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੀਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਲਾਸ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, देखो ये तो बिल्कुल सिंपल जी गल है कि एज ए टीचर तुसी यही नहीं देखना कि मैं आज इन्ना कर कंटेंट कराना है तो वापस आ गए, तुसी उन्होंने कुछ मोटिवेट भी करना है बच्चों को, ठीक है। बिकॉज हर टीचर की टीचिंग च मोटिवेशन मस्ट बी देयर, क्योंकि मोटिवेशन होंगी किसी को तुसी इन्ना इनकरेज कर रहे हो, क्योंकि बच्चे का जिहड़ा दिमाग है तो जिहड़ा उन्होंने दिल होंदा ना वो बड़े वो होंगे कि मतलब तुहाडी एज ए टीचर तुहानू मतलब वो रब मानते हैं जब तुसी क्लास च खड़े होंदे हो, है ना, तुहाडी गल नू मनदे हो कि साडे टीचर ने पढ़ाया वो बिल्कुल सही पढ़ाया, राइट। जे तुसी मतलब उन्होंने मोटिवेट करोगे तो पता नहीं केड़ी जे गल है वो उन्होंने दिल च घर कर जाए तो आगे जाके पता नहीं वो कितना बड़ा काम कर जाए, है ना। तो मतलब मोटिवेशन तो मतलब कान खड़े हो जाने चाहिए, इतने मोटिवेशन होनी चाहिए, इंटरेस्ट बिल्ड करना है आपने उनका, ठीक है। जैसे बच्चे बोलते हैं सर वोकेबुलरी मेरी पुअर है, वोकैब मेरी पुअर है, की करा सर समझ नहीं आ रहा, है ना। तो तुसी उन्होंने चाहे कोई डल स्टूडेंट भी है, बेस्ट टीचर इज वन हु टीचेस अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब जेडे थल्ले वाले बच्चे होंगे उन्होंने उत्ते लेके आना है ना, उन्होंने आपां किद्दां उत्ते लेके आना है। फिर इसी कॉन्सैप्ट तो एक होर चैप्टर निकलता है पैडागोजीज, दैट इज कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग होंदा उपचारक तरीके से पढ़ाना, रेमेडी देना। जिदा आप डॉक्टर कोल जाते हैं तो डॉक्टर पहले सानू देखदा है, साडा बॉडी का डायग्नोज करता है, तो फिर वो उहदे हिसाब नाल सानू टैबलेट्स दवाइयां देंदा है। तो उदा ही एज ए टीचर आपां बच्चों का डायग्नोज करना है, उन्होंने एग्जामिन करना है, उन्होंने इवैल्यूएशन करना है, असेसमेंट देनी है उनको, ठीक है, कहाँ पे बच्चा लैक कर रहा है, ठीक है। तो रेमेडियल टीचिंग उसी से बनता है। तो इंटरेस्ट को बिल्ड करना है बेटा, ठीक है, इंटरेस्ट को बिल्ड करना आना चाहिए आपको एज ए टीचर आपको बच्चों में इंटरेस्ट बिल्ड करना आना चाहिए, ठीक है, कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप उनको ऐसे मोटिवेट करें, उनके अंदर कुछ ऐसा इंटरेस्ट करें, वोकैबुलरी के अंदर आप कुछ ऐसा इंटरेस्ट ऑफ एलिमेंट डालें कि बच्चों को मजा आए करने में, है ना। तो यही उसी के ऊपर ये सिद्धांत बना हुआ है। आगे बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड क्रिएटिविटी। अब ये तो देखो जी हर टीचर की टीचिंग में होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी मतलब जो तुम एक दुकान च कपड़े खरीदने जाते हो, जो उत्थे 2-3 कलर दी ड्रेसिस हैं तो तुसी उत्थों आगे निकल जाते हो कि नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा, तुसी थोड़ा और आगे जाओगे, बड़ी दुकान से जाओगे, उत्थे डिफरेंट वैरायटीज मिलूंगी। उदा ही तुहाडी टीचिंग च जब वैरायटी आऊगी तो बच्चा ऑटोमैटिकली तुहानू हर लैवल का बच्चा, ठीक है, क्लास से मतलब एक सेम IQ का बच्चा तो हुंदा नहीं है जी, ठीक है। तो उत्थे मतलब तुहाडी टीचिंग को बच्चा लाइक करूगा ही करूगा। हुण ये एज ए टीचर तुसी मतलब एक बार एक फार्मूला समझाता, दूजा भी समझाता, जे बच्चा आगे तो बोल रहा कि सर मैंने तो फिर भी नहीं समझ आ रहा, तो उत्थे मतलब आपां गुस्सा नहीं करना एज ए टीचर, आपां अपने आप नूं ही इवैल्यूएट करना होंदा एज ए टीचर कि यार मेरा अगर ये मैथड भी नहीं समझ आ रहा, ये मैथड भी नहीं आ रहा, तो तुसी कुछ होर क्रिएटिविटी लेके आओ अपनी टीचिंग च, कोई होर फार्मूला बिल्ड करो, होर तरीके नाल बच्चे दे दिमाग च पाने दी कोशिश करनी है एज ए टीचर, राइट। मतलब आपां इंस्टेड की, क्योंकि कई बार होंदा गुस्सा आंदा अगे तो टीचर नूं कि यार समझ नहीं आ रहा, इनू समझ नहीं आ रहा, है ना। तो मतलब उत्थे गुस्सा करन तो ज़्यादा यह है कि सानू अपनी इनोवेशंस लेके आनी पैंदी है, ठीक है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए टीचिंग,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ। 11ਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋशिश करनी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रीडिंग ਵੱਲ, ठीक है। एक परफेक्ट जो बच्चा होता है वो उसी को माना जाता है पेडागोजी के अकॉर्डिंग जिसकी चारों स्किल्स सही होती हैं, जिसकी लिसनिंग भी सही है, स्पीकिंग भी सही है, रीडिंग भी सही है और राइटिंग भी सही है। जो LSRW में परफेक्ट है वही परफेक्ट बच्चा माना जाएगा। अब सपोज किसी बच्चे को रीडिंग से दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उसको आप हैबिट बनो, उसको मोटिवेट करें आप कि बेटा रीडिंग स्किल्स आपको एनहेंस करने पड़ेंगे, डेली रूटीन में आप कुछ ना कुछ पढ़ा करो, आर्टिकल्स रीड करा करो, है ना। तो कुछ भी मतलब पढ़ा करो जिससे कि आपकी हैबिट बने। लाइब्रेरी जाने की हैबिट्स के लिए आप उनको अच्छी अच्छी हैबिट्स होती हैं, जैसे सुबह लोग चाय भी पीते हैं, बड़े लोग कई चाय भी पीते हैं, साथ में न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो रीडिंग के लिए आप उनको ऐसे मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी जाने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। तो हैबिट्स हमें बच्चों के अंदर इनकलकेट करने के लिए प्रिंसिपल बनाया है। नेक्स्ट बोला प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर का एक प्रिंसिपल है कि चीजों को सीक्वेंस में लेके चलना होता है। लिंकिंग विद लाइफ, अपनी जो हमारी टीचिंग होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको हमेशा जो है लाइफ के साथ प्रैक्टिकल बनाओ एजुकेशन को, ठीक है। जितना आप बच्चों को जो है प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स दोगे, ठीक है, पढ़ाई को जो है आप प्रैक्टिकल चीजों के साथ कनेक्ट करके रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इनोवेटिव लगेगा, राइट। और एक 14वां नंबर में लिख देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन आप समझते होंगे स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन होता है बेसिकली अनुपात। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन होता है कि मतलब आपको इस प्रिंसिपल का भी ध्यान रखना होता है। सपोज आपने देखा सिलेबस, सबसे पहले जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले यू पीपल हैव टू चेक आउट द, एज अ टीचर यू हैव टू चेक आउट द सिलेबस, कंटेंट क्या है, राइट। अब हो सकता है कि आप लैंग्वेज टीचर हो और आप पढ़ा रहे हो, किसी क्लास को पढ़ा रहे हो, और वहां पे दोनों चीजें आनी है, ग्रामर भी आना है और वहां पे आपकी वोकैब भी आती है, वन वर्ड भी आते हैं, मतलब ग्रामर वाला पार्ट भी रहता है, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी रहता है, ठीक है। तो पी स्टैट की जैसे हम बात करते हैं, तो सपोज आप तुसी टीचर हो, लैंग्वेज टीचर, और तुसी ग्रामर दे उत्ते ही ग्रामर ही पढ़ाई जा रहे हो, न्याणिਆਂ ਨੂੰ सिर्फ ग्रामर ही पढ़ाई जा रहे हो, दूजे सैक्शन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ टच ही नहीं दे रहे हो, तो मतलब वो गल भी गलत हो जाएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो ग्रामर तो नहीं आएंगे, दूजे सैक्शन तो भी आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सानू कराने पैने, सानू वोकैबुलरी भी करानी पैनी, ठीक है। इनू ही कहंदे कि अनुपात दा ध्यान रखना पैंदा है, ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਲੈਸ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ उस सिद्धांत ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ठीक है, ये आ गया ਸਾਡਾ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ये ਬਣਿਆ रेमेडी ਤੋਂ। रेमेडी वर्ड, रेमेडी एक नाउन है, ठीक है, रेमेडी दी ਜਿਹੜੀ पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक नाउन ਹੁੰਦਾ है, ये रेमेडियल जब लग गया था फिर ये एडजेक्टिव है, राइट, ये एक एडजेक्टिव है और इस नाउन ਨੂੰ क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। उपचारक तरीके नाल पढ़ाना, इनू कहंदे उपचारक तरीके से पढ़ाना, ठीक है, उपचारक तरीके से पढ़ाना, राइट। तो जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स की एक क्लास है और उस क्लास में मान लो एक 40 बच्चों का बैच है, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स का बैच है, सेम एक साल उनको पढ़ाया जाता है। सेशन जब चलते हैं स्कूल में तो आपको पता है 1 ईयर का सेशन होता है, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स का बैच है, 1 ईयर का सेशन है, सेम उनको टीचर पढ़ाते हैं, सेम टीचर पढ़ाते हैं, है ना, सेम ही टीचर पढ़ाते हैं पूरे सेशन में, स्कूल्स में बदलते नहीं है टीचर स्कूल में। अब कोई किसी ने ज्वाइन किया एज ए टीचर तो उसको पूरा सेशन निकालना पड़ेगा, अगली साल वो छोड़ सकता है। सेम टीचर पढ़ाते हैं, सिलेबस भी सेम होता है, सेम सिलेबस होता है, सेम जो है उनकी वो रहता है, मीडियम रहता है, मतलब सब एक बैच, भावें 40 जणियां दा एक बैच है 7वीं 8वीं ਦਾ ਜਾਂ 5ਵੀਂ 6वीं ਦਾ, ठीक है, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸੇਮ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟੌਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਐਵਰੇਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ है? व्हाई दिस थिंग हैपन? जबकि सिलेबस तो सेम था, पढ़ाया भी सभी टीचर्स ने सेम, ठीक है, सेम ही सिलेबस था, सेम ही मीडियम था, सेम ही टीचर थे, सारी किताबें सेम थी, फिर ऐसे क्यों होता है? ये क्यों वेरी करती है चीज यहाँ पे? उसके लिए हमें मतलब एज ए टीचर आपको उनके वो एरियाज को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस बच्चे का कहाँ पे लैक है, उसी के ऊपर ये चैप्टर बना है, दैट इज कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग, राइट। कई एरियाज हो सकते हैं,
हो सकता है किसी में बैकग्राउंड प्रॉब्लम है, भाई कोई बच्चा पहले हिंदी मीडियम से पढ़ के आया, फिर वो उसको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया गया, वो एक बैरियर बन जाता है। सो बैरियर्स भी इसमें आ जाते हैं, बैरियर्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, है ना, बैकग्राउंड हो सकती है, फैमिली बैकग्राउंड हो सकती है। कई स्कूलों में आपने देखा होगा कि टीचर्स का भी टेस्ट होता है, भाई किसी अच्छे स्कूल में आप एडमिशन कराने जा रहे हो बच्चे की, तो हम बच्चों के टेस्ट के साथ साथ पेरेंट्स का भी एक टेस्ट होता है। वो उसका मेन मोटिव यही होता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या यार ये पेरेंट्स होमवर्क करा पाएंगे इस बच्चे को, इसलिए पेरेंट्स का भी होता है। फिर आपने देखा तो वो बेसिकली ये देखना होता है। तो हमें क्या होता है, फेल की अगर बात करें तो फेल तो 33% वाले फेल है, मतलब 33% से नीचे आता है फेल है। वीक में हम मान सकते हैं भाई 50% जिन्होंने आते अज के सिनेरियो के हिसाब नाल बोल रहा है। एवरेज बच्चा आप मानते अज की डेट 70% वाले ਨੂੰ ਤੇ ਟੌਪਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 95+, ठीक है। टॉपर ये तो 99 भी लेंगे अजकल, तुम देखो होना, पर आप चलो 95 to 99 तक जेडे होंगे वो टॉपर कह लेंगे, है ना, जे आप सिनेरियो के हिसाब नाल। तो तुसी एज ए टीचर मतलब की करना, कुछ इदा तुहाडा की प्लान होना चाहिए, की तुहाडा होना चाहिए कि तुसी मतलब जेड़ा फेल बच्चा है इत्थे किद्दां लेके आना है, वीक बच्चे नूं इत्थे किद्दां लेके आना, एवरेज नूं किद्दां ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੈਮੇਡੀ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਟੌਪ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਰੈਮੇਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਇਹ यूजीसी ਨੈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨੈਟ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਅੱਗੇ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਵੀ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की है, भाषा के उत्ते है ये चैप्टर, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक मैथड होंदा, मीनस है जिहदे थ्रू अपने आप आइडियाज़ नूं, अपने इमोशनस नूं, अपने मैसेजेस नूं कन्वे करते हैं, साझा करते हैं दूजे बंदे नाल, यही तो कम्युनिकेशन है, राइट। तो कम्युनिकेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज़। फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाते हैं इहदे च, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन च, ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ दिक्कत, बैरियर्स मतलब प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। तो फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो इत्थों ही फिर एक चीज होर निकलती है, दैट इज कॉल्ड 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की होंदी है स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लो तुहाडी मतलब जिहड़ी टॉक है, जे उहदे च तुसी ये 7 C मतलब एक रूल बनाए गए हैं, सिद्धांत बनाए गए हैं, जे तुसी इन्हां रूल्स नूं फॉलो नहीं करोगे तो तुहाडा कम्युनिकेशन कामयाब नहीं हो पाएगा, ठीक है। इहदे च क्लैरिटी है, ये सी नूं तां कहंदे हैं ना क्योंकि इत्थे मतलब हर रूल च सी आता, पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस। तो मैं थोड़ा शॉर्ट करके तुहानूं दस रहा, ठीक है, ताकि तुसीं इन्हां गल्लां नूं एक बार रिवाइज कर लो। क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी मतलब तुहाडी अपने आप से थॉट क्लीयर हो, कंप्लीटनेस मतलब तुहानूं जिस टॉपिक नूं तुसीं लिसनर, जब आप कम्युनिकेट करते हैं दो ही बंदे, एक स्पीकर हुंदा, एक लिसनर हुंदा, एक बोलण वाला हुंदा, एक सुनने वाला हुंदा, ठीक है। जे मान लो तुसीं किसी गल नूं बोल रहे हो, ठीक है, हुण तुसीं किसी बंदे नूं नॉलेज दे रहे हो क्रिकेट के बारे, जो तुहानूं अपने स्पीकर नूं उस चीज़ का कंप्लीट नॉलेज नहीं होएगा तो वो सामने वाला बंदे नूं उस तरीके नाल नहीं समझा पाएगा, तो वो उत्थे कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। फिर तो कम्युनिकेशन नूं कामयाब बनाने वास्ते जिस गोल दे लई आपां कम्युनिकेशन करते हैं, स्पीकर और लिसनर, ठीक है, दो बंदे, एक स्पीकर हुंदा, एक लिसनर हुंदा, ठीक है। तो स्पीकर दा जिहड़ा मेन गोल है, लिसनर नाल सामने वाले बंदे नूं तुसीं आपां कोई गल समझा रहे हो, ठीक है, तुहानूं अपने आप उस गल दा नॉलेज नहीं है, तो तुसीं उस बंदे नूं मतलब साडा जिहड़ा कम्युनिकेशन है, जिस गोल वास्ते आपां कम्युनिकेशन करते हैं, वो उत्थे असफल हो जाता है, अनसक्सैसफुल हो जाता है। तो 7 C च 2-3 पॉइंट होर भी हैं, 3-4 मैं तुहानूं लिखाते इत्थे, ठीक है। इस चीज़ नूं एक बार पढ़ के जाएओ पी स्टार्ट तो पेपर तो पहला, ठीक है। तो ये 3-4 चैप्टर सीगे जी, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स का एक चैप्टर है, इन्हूं रिवाइज कर लियो, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग तुहानूं दसते जिहड़े इंपॉर्टेंट है, जिहदे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच थोड़ी रिवाइज करके जाए स्टूडेंट्स। तो अज के सैशन इन्ना रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं आगे तो नहीं है कुछ, नहीं आगे कुछ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन्ना कर भी तुसी रिवाइज करके जाओगे। पैडागोजी के मेन चैप्टर है इवैल्यूएशन असेसमेंट, इनू पढ़ के जाओ, ठीक है। इवैल्यूएशन, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। फिर करिकुलम करके भी एक चैप्टर है, उन्होंने भी थोड़ा जिहा तुसी रिवाइज कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अच्छा परफॉर्म करो, बढ़िया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।